नमस्कार साथियों। आवाज आ रही है भाई सबको? सबसे पहले तो ये बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? साउंड क्लियर है? चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। क्लियर है भाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपका सीडीपी के क्वेश्चंस के बारे में, जो हमारी सीरीज चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड। अभी तक आप लोग क्लासेस को नहीं ले रहे हो तो आप लोग अपना बेनिफिट नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं, और बहुत सारी ऑथेंटिक चीजें जो पढ़नी आपको चाहिए, आप उन चीजों को नहीं पढ़ रहे होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो फिर लोगों को पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि आपके पास भी ये वीडियो कहीं ना कहीं से होके आई होगी, या फिर थ्रू आप थंबनेल को देखकर आ गए होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर बात करें तो सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, आपकी कंटिन्यूस क्लास चल रही है। शायद आज 30वीं क्लास होगी, 29 क्लास हो चुकी है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं और सीटेट को इस बार फतेह करना है, लेकिन 120 प्लस का स्कोर आपने सोच रखा है, तो आप बेहतर तरीके से कर जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को करिए भाई, ऑथेंटिक चीजें पढ़ोगे तभी तो नंबर आएंगे। आपको पता ही नहीं, आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्वेश्चंस लगाए जा रहे हो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आप पेपर को सॉल्व करके देखिए, तो हम पेपर को ही सॉल्व करा रहे हैं हर वीडियो में। इससे क्या होगा, इससे बेहतर तैयारी आपकी नहीं हो सकती कहीं भी। तो प्रैक्टिस यहीं से करिए, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों का काम पढ़ाने का है, हम पढ़ाने का काम करते हैं, बाकी आप लोग देखें, आपका काम जाने। ठीक है भाई, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? मेरे भाई बात की जाए हार्वर्ड गार्डनर की, तो इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इस बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात की जाए, इस बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें कुल 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया था। कि 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया था। इसमें नृत्य, योग कि कहीं ना कहीं आप योग कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, डांस वगैरह कर रहे हो, तो आपका फिजिकल एक तरीके से अच्छा होगा, फिजिकल मेंटेनेंस आपका अच्छा होगा। तो संगीतात्मक की बात करें तो यहाँ पर लय और ताल की बात की जाती है। लय, ताल, स्वर की बात कर सकते हो आप। तो इन जो शब्दों का यूज यहाँ पर किया जाता है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है, संगीतात्मक बुद्धि। तो ये तो आपका हो नहीं सकता। क्लियर है? अंतर्व्यक्त की बात करें तो यहाँ पर जो साधु होते हैं, संत होते हैं, जो स्वयं से वाला भी व्यक्ति हो जाएगा, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। अंतर करें तो यहाँ पर नेता वगैरह देखने को मिल सकते हैं, परामर्शदाता देखने को मिल सकते हैं। जो परामर्शदाता होते हैं, परामर्शदाता जो आपको देखने को मिलेंगे वो इसके अंतर्गत मिलेंगे अंतर्व्यक्ति। शारीरिक गति संवेदी की बात करें तो यहाँ पर बॉडीली का एस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पर नृत्य योग की कला का निपुणता दिखाई जाएगी, जो कि थर्ड ऑप्शन यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी फॉर चंदू की चाची, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर। ये वाला जो क्वेश्चन है, सीटेट का एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मेरे भाई यही पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, जो भी स्टूडेंट कर जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, आपका 1 नंबर पक्का है, चाहे आप कोई सा भी हो। सीटेट का हर पेपर में आता है। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। मतलब केवल और केवल किसको दे रहा है? लड़कों को ही दे रहा है। लड़कियों से इसको मतलब दुश्मनी वगैरह है, उसको लगता है क्या? यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति करता है? देखिए एक बात करें, समानता कहां दिखा रहा है? ये जेंडर इक्विटी दिखा रहा है भाई। केवल लड़कों से ही भ्रम और प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यानी कि लड़कियों को क्यों नहीं दे रहा है? उसके अंतर्गत स्टेरियोटाइप्स बने हुए हैं, जेंडर सशक्तिकरण कहीं नहीं। तो आप एम्पावरमेंट की बात कहां कर रहे हो? महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण दिखाते ही नहीं है, तो गलत होगा ये भी। जेंडर समतुल्यता भाई, पैरिटी कहां पर है? जेंडर पैरिटी कहां है? यहाँ नहीं है। यहाँ पर जेंडर पक्षपात है, जिसको हम जेंडर वाइज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंदू की चाची फिर से सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? पक्षपात आप दिखा रहे हो कहीं ना कहीं, इक्वलिटी कहां दिखाने का काम कर रहे हो? वाइज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है?
बताइए राइट आंसर क्या होगा। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का नहीं हो सकती, केवल पर्यावरण का नहीं हो सकती। आनुवंशिक पर्यावरणता दोनों सही लग रहा है, न तो आनुवंशिकता न पर्यावरण, फिर व्यक्ति का विकास किससे होगा? ये तो बताएगा नहीं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात भी की जाए तो डेवलपमेंट बराबर होता है हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट के मल्टीपल के बराबर। ये जो दिया था आपका, चलिए, तो डेवलपमेंट बराबर होता है, ये होता है आपका हेरिडिटरी, इसको बोलते हैं हम आनुवंशिकता, आनुवंशिकता, और इसको बोलते हैं ई फॉर वातावरण। क्लियर है मेरे भाई? तो हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, बच्चे का जो विकास होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन की चंद एक बार सवाल का सही जवाब हो जाए। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मैं बोलता हूँ ना चंदू की चाची, किसी की हो तो भाई ऐसे दिल पे मत ले जाना, क्योंकि हम लोग तो बस आपको सिखाने के लिए बोलते हैं, बाकी हमारा कोई पर्पज नहीं है। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? आपको पूछा है क्या सही है। आकलन मानकीकृत, कभी भी स्टैंडर्डाइज आकलन नहीं होने चाहिए। जब भी आपको मानक, मानकीकृत, मानक संदर्भित आपको दिख जाए, आप समझ जाइएगा आपका आंसर गलत है। ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। रचनात्मक आकलन केवल निर्देश के अंत में होता है, ये भी बात गलत है, केवल निर्देश में नहीं होता। जो रचनात्मक आकलन होता है इसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है रचनात्मक जो आकलन होता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये ड्यूरिंग द स्टडी होता है, यानी कि एक तरीके से ये चलता रहता है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इसको बोल सकते हैं। मानदंड संदर्भित नहीं होना चाहिए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब भी मानक, मानकीकृत लिखा जाए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, गलत होगा अधिक मेरे भाई। तो फिर तो एक ही बचता है, एक ही बचता है भाई, यही वाला तो इसको आप लगा सकते हो। लेकिन अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल होता है। ठीक है, 4% का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? 4 यानी कि डी, डी फॉर देवसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? वाले प्रश्न का अपसारण शामिल है, बातचीत लग रही है। वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या में ना हो, गलत है, क्योंकि देखिए दो प्रकार के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा। एक शब्द जिसका जवाब वाले प्रश्न है, नहीं जी। वे प्रश्न जिनके केवल, तो गलती कर देगा। दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट और दूसरा होता है डाइवर्जेंट। क्या होता है? डाइवर्जेंट। दो प्रकार की थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है इसको हम बोल सकते हैं अभिसारी, अभिसारी, और डाइवर्जेंट को बोल सकते हैं हम अपसारी। क्या बोल सकते हैं? अपसारी। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर मेरे भाई यहाँ पर बात की जाती है, अपसारी चिंतन की बात की जाती है, तो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इनके मोर देन वन आंसर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मोर देन वन आंसर। मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं, जबकि सिर्फ इसका तो एक ही प्रश्न का उत्तर हो सकता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। मैंने पूछा भारत की राजधानी क्या है, तो आपने बोला दिल्ली, कन्वर्जन थिंकिंग का पार्ट होगा। मैंने बोला प्रदूषण को कम करने के उपाय बताइए, तो आपने बहुत सारे उत्तर दिए, तो इसका मतलब अपसारी चिंतन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें अपसारी चिंतन शामिल होता है। तो ए इज द राइट आंसर। आओ कभी हवेली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किसकी आवश्यकता है? बताइए। मानकीकृत जब भी दिख जाए गलत कर दो। प्रतिबद्धताओं को बढ़ावा कभी नहीं देना चाहिए। अगम्य इमारती ढांचा नहीं होना चाहिए। विविधताओं की स्वीकृति आपकी होनी चाहिए। जो आपकी कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को आप कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे, तो विविधताओं की स्वीकृति आपकी होनी चाहिए। डी फॉर तिलमापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल का सही जवाब कौन बताएगा, देखते हैं। फास्ट करा रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएं। सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। तो बताइए
बात तो ठीक लग रही है। सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानना चाहिए, बात ठीक है। पाठ्यचर्या की अविकल्पता औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए पाठ्यचर्या की अविकल्पता ना जीना, सभी को करनी चाहिए। ए सही है, ए सही है, ए सही है, आर गलत है। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी फॉर सिंधु की चाची इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अरे भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? पठन वैकल्य इसको बोल सकते हैं एक तरीके से डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, संवेदी नहीं होता है, व्यवहारगत नहीं होता है, गत्यात्मक नहीं होता, अधिगम विशिष्टता होती है जो कि स्पेसिफिक लर्निंग से रिलेटेड होता है। जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनसे रिलेटेड होगा, अधिगम अक्षमता भी इसको नाम दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण क्या होगा? बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह करना, ना जीना, उच्च स्तरीय शब्द भंडार नहीं होगा, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, बाधित संप्रेषण। बाधित संप्रेषण क्या है भाई? अच्छा अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पर, ए फॉर आलू। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? इस सवाल का सही जवाब बताइए। विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाती है? श्रेणीबद्ध, कठिनाइयों के कार्य देकर, ना जीना, मानकीकृत तो जब भी दिख जाए गलत कर दो, केवल सामान्य केवल दिख जाए गलत कर दो, विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की उपेक्षा करके, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर जाएगा। बहुत आसान था। तो ये थे आपके क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चन आपने करा दिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सीटेट की तैयारी कर रहे हो और अभी तक शेयर नहीं किया, मेरे बबुआ कब की तैयारी कर रहे हो तो शेयर दो करना पड़ेगा, कर दीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ से आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सीरीज के अंतर्गत सीडीपी के क्वेश्चंस के। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।